बच्चों, आज हम सभी क्रिया शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखें और समझें। जिस शब्द से काम करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, बूढ़ा आदमी जा रहा है, बालक दौड़ रहा है। ये जा रहा है और दौड़ रहा है को रंगीन किया गया है क्योंकि ये क्रियाएं हैं। वाक्य क में जा रहा है क्रिया है क्योंकि इससे जाने का काम प्रकट होता है, और ख में दौड़ रहा क्रिया है क्योंकि इससे दौड़ने का काम प्रकट होता है। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे जा, पढ़, आ, गा, रो, हंस, बस, सो इत्यादि। इन्हीं धातुओं में विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों को लगा करके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को हम तैयार कर सकते हैं। ये मूल रूप कैसे हैं इसको समझें उदाहरण द्वारा। जैसे एक अनाज है चना। चना अपने मूल रूप में, आप जाइए दुकान से उस दुकानदार के पास और उससे कहिए 1 किलो चना दीजिए, वो आपको 1 किलो चना दे देगा। लेकिन जब आप उससे कहेंगे 1 किलो बेसन दीजिए तो पिसा हुआ चना आपको दे देगा। उस बेसन से आप पकौड़ी बनाएंगे, पकौड़ी बन जाएगी। उस पकौड़ी को आप कढ़ी में डाल देंगे। यानी कि रूप बदलते रहते हैं, लेकिन मूल में क्या है सबके? चना। दूध ले लीजिए, दूध से आप दही बना लीजिए, छाछ बना लीजिए, मिठाई बना लीजिए, पनीर बना लीजिए, लेकिन सबके मूल में क्या है? दूध। इसी तरह से ये धातुएं हैं। इन धातुओं से आप विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। संज्ञार्थक क्रिया। धातु के आगे न लगाने से क्रिया का जो रूप बनता है उसे संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। संज्ञार्थक क्रियाएं संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती हैं। जैसे हंस के सामने हमने ना लगा दिया तो बन गया हंसना। हंसना सभी पसंद करते हैं। हंसना क्रिया का कर्म। बच्चे रोना जानते हैं। रोना ये क्रिया का कर्म। क्रिया के भेद। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। इसको समझ लें, बहुत ज़रूरी है। जिन संज्ञाओं के साथ उनका कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कृष्ण गाय देखता है, तो इसमें देखना क्रिया का फल गाय यानी कर्म पर पड़ता है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लड़की हंसती है। इस वाक्य में हंसती है क्रिया और लड़की इसका कर्ता है, और हंसती है में क्रिया का फल इसके कर्ता पर ही पड़ता है, इसका कर्म नहीं है। यानी जब क्रिया व्यापार का फल कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक, और अगर क्रिया व्यापार का फल कर्ता पर पड़े तो क्रिया अकर्मक। पहले वाले उदाहरण को देखें कि कृष्ण गाय देखता है। कृष्ण क्या देखता है?
गाय देखता है। जवाब मिला? ओके। लड़की हंसती है। लड़की क्या हंसती है? जवाब मिला? नहीं मिला ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्म है ही नहीं। लड़की हंसती है, इस वाक्य में कर्म है ही नहीं, ये क्रिया अकर्मक है। तो क्रिया पर क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है, यदि उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। सुषमा मुस्कुराती है। क्या मुस्कुराती है? जवाब नहीं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता हो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर कर्म स्पष्ट है। क्या है कर्म? पुस्तक। क्या पढ़ती है? पुस्तक। कृष्णा खाती है, यहाँ कर्म नहीं है परंतु कर्म आ सकता है। कृष्णा फल खाती है। यानी कई बार ऐसी सकर्मक क्रियाएं होंगी जिनके साथ कर्म नहीं लगा होगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे क्रियाएं अकर्मक हो गई। जैसे दूसरा उदाहरण आपने देखा, कृष्णा खाती है, तो कृष्णा क्या खाती है? तो आप कहेंगे वाक्य में इसका उत्तर नहीं है इसलिए यह क्रिया अकर्मक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्णा क्या खाती है इसका जवाब मिल सकता है। फल खाती है, खाना खाती है, कुछ भी जवाब इसका आ सकता है। लेकिन जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं वे अकर्मक ही होती हैं। उनके साथ तो किसी भी सूरत में कर्म आ ही नहीं सकता। राधा हंसती है। राधा क्या हंसती है इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। सुरेश रोता है। क्या रोता है इसका जवाब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यह क्रिया अकर्मक है। अब अकर्मक क्रिया को सकर्मक बनाने की विधि। जब अकर्मक धातु से भाववाचक संज्ञा बना करके उसका कर्म के रूप में प्रयोग किया जाए तब सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे अनिल हंसता है, सकर्मक क्रिया कैसे बनेगी देखिएगा। अनिल तीखी हंसी हंसता है, तो यहां पर जो रंगीन पद है वो सकर्मक है। तीखी हंसी हंसता है। गिरीश चलता है, गिरीश तेज चाल चलता है। प्रेरणार्थक प्रयोग में भी अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे गाड़ी चलती है, इंजन गाड़ी को चलाता है। क्या चलाता है? लता लजा गई। अध्यापिका ने लता को लजा दिया। वृक्ष बढ़ता है, पानी वृक्ष को बढ़ाता है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जहां कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। छात्राएं पढ़ रही हैं। अध्यापिका छात्राओं को पढ़ाती हैं। प्रधानाध्यापिका अध्यापिका से छात्राओं को पढ़वाती हैं। ठीक है ना? तो यहां पर वाक्य क में साधारण क्रिया है, छात्राएं पढ़ रही हैं, लेकिन दूसरे वाले में पहले की प्रेरणा है और तीसरे में देखें ग में वो दूसरी प्रेरणा है। एक में छात्राएं पढ़ रही हैं, एक में अध्यापिका पढ़ा रही हैं और एक में प्रधानाध्यापिका अध्यापिका से छात्राओं को पढ़वा रही हैं। ये दूसरी प्रेरणा है। वो पहली प्रेरणा क्या है?
अध्यापिका पढ़ा रही है, दूसरी प्रेरणा पढ़वा रही है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी भेद हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो वह क्रिया जिसमें कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, जैसे वो लड़की को हंसाता है, या इस वाक्य में हंसने वाली लड़की है और वह स्वयं न हंसकर लड़की को हंसाता है, तो यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। और दूसरी क्या है कि वह क्रिया है जिसमें कर्ता किसी काम को स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति को करने की प्रेरणा देता है, जैसे वह लड़की को उसके भाई से हंसवाती है, वह लड़की को उसके भाई से हंसवाती है। ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं के, देखें। खाना, खिलाना, खिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, कूदना, कुदाना, कुदवाना, ये चीज़ें। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो आप पढ़ते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, मम्मी पापा आपको पढ़वाते हैं स्कूल में, है ना। बात समझ में आ गई। विकर्मक क्रियाएं वे हैं जो विकर्मक क्रियाएं वे हैं जिनके दो कर्म हों। जैसे गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, तो द्विकर्मक क्रियाओं का एक कर्म प्रधान होता है और दूसरा गौड़ होता है। इस वाक्य में पाठ मुख्य कर्म है और शिष्य गौड़ है। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, तो जो पाठ है, देखिए शिष्य और पाठ दोनों को अंडरलाइन कीजिए। तो जो शिष्य है वो गौड़ कर्म है और पाठ पढ़ाना, पाठ क्या है, वो प्रधान कर्म है। और उदाहरण लें इसके अतिरिक्त, वह राजा से भिक्षा मांगता है, वह राजा से या भिखारी राजा से भिक्षा मांगता है, तो राजा से भिक्षा, तो राजा यहाँ पर गौड़ है और भिक्षा यहाँ पर प्रधान है। राधा गाय से दूध दूहती है, तो गाय से दूध, तो गाय यहाँ पर क्या है, गौड़ है, दूध क्या है, प्रधान है। गौड़ कर्म और प्रधान कर्म। तो सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं के उपभेद। अपूर्ण क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु और पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑर्डर से देखें। कुछ क्रियाएं बिना अन्य शब्दों के पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर सकती हैं, ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वह है, इस वाक्य में है क्रिया पूरे अर्थ को प्रकट नहीं करती है। इसमें है के पहले बुद्धिमान, मूर्ख, विद्वान आदि कोई एक पूरक शब्द लगाना आवश्यक है, तभी क्रिया का अर्थ पूर्ण होगा। जैसे वह मूर्ख है, वह विद्वान है, वह बुद्धिमान है। संयुक्त क्रिया क्या है, देखें कि जिस क्रिया में दो या दो से अधिक धातुएं मिली हुई हों वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वर्षा होने लगी, वह खा चुका, मैं जा सकता हूँ। हाँ, तो देखें होना और लगना पहले वाले वाक्य में, फिर गा में देखिए खाना और चुकना, फिर गा में देखिएगा जाना और सकना। तो ये दो क्रियाएं मिल करके एक साथ आई हुई हैं और मुख्य क्रिया का रूप धारण कर लिया फिर उन्होंने, तो इसे कहा जाता है संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया, यह क्रिया विशेषतः मूल धातु से ही बनती है, परंतु कभी कभी संज्ञा आदि शब्दों से भी क्रियाएं बना ली जाती हैं। जैसे लाज, लाज से लजाना, तुम्हारे काम मुझे लजाते हैं। बात, बतियाना, कुंजड़िनें आपस में बतियाने लगीं। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़कर खेलने जाओ, तो खेलने जाना संयुक्त क्रिया और उससे पहले जो क्रिया आई है खेलने जाने से पहले पढ़कर, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। यानी मुख्य क्रिया के पूर्व जो क्रिया घटित हुई हो या होने वाली हो वो पूर्वकालिक क्रिया।